चलते हैं गांव शाहपुर, जो कि इसराना ब्लॉक का एक गांव है, पानीपत और समालका के काफ़ी नज़दीक है। हम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। हम गांव के काम जो हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। आज हमारे साथ बने हुए हैं टिंकू जी, यहाँ की सरपंच हैं संगीता देवी जी। संगीता देवी जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई किसी कारण से। टिंकू जी हमारे साथ हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनसे बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और जानना चाहेंगे इन 5 वर्षों में किस तरह के कार्य हुए, कोरोना के समय में किस तरह का गांव का माहौल था और भी कई तरह की बातें होंगी। तो आइए स्वागत करते हैं टिंकू जी का। टिंकू जी नमस्कार। नमस्कार सर। टिंकू जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये है कि आप गांव में नहीं रहते थे, पिछले कई वर्षों से आप गांव के बाहर थे जी। उसके बाद आप गांव में आए और आपने राजनीति में आने का एक निर्णय लिया। तो क्या कारण था उसके पीछे कि आप राजनीति में आए और गांव के लोगों ने आपको जिताया? तो ये सब क्या था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो आपके जो व्यूअर्स हैं सभी को नमस्कार। धन्यवाद। सर क्या है कि मेरा जो काम कुछ इस तरह का था कि मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, पेंटिंग का आर्टिस्ट हूँ जी। स्कूलों में जो प्ले का काम होता है करता हूँ। इस कारण जो मैं गांव से बाहर आया जी। और हम लोग गांव शिफ्ट करने वाले थे, गांव से पानीपत में। अच्छा। क्योंकि पहले से हम परिवार हमारा पानीपत से था। पापा की जॉब यहाँ मुलाना रेलवे स्टेशन पर थी जी। रिटायरमेंट के बाद हम लोगों ने जाना था। इसी बीच जो है ना इलेक्शन का दौर चला, तो गांव के कुछ मौजूद लोगों ने कहा कि भाई आप लोग इलेक्शन लड़िए और हम आपका सहयोग करेंगे। अच्छा। तो उनके आशीर्वाद से जो है गांव के सहयोग से सेवा मिली थी जी। और इस तरह से आप राजनीति में आ गए हैं। ये आपका एक छोटा सा एक सफर रहा राजनीति में आने का। लेकिन हम लोगों का ये आकलन है कि हर उस परिवार को गांव जिताता है जिसका पहले से बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि गांव के लोगों की सहायता करते हुए आए हैं। जो उनकी नम्रता रही है उनके बातों में। तो किस तरह का व्यवहार था आप लोगों का? क्या गरीब लोगों की शादियों में मदद कर देना, उनकी बच्चियों की, या कोई हाई बीमारी है उसकी मदद कर देना, तो किस तरह का व्यवहार था आप लोगों का? सर ऐसा है गोस्वामी जी, मेरा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो इतना समृद्ध नहीं था। दादाजी एक मजदूर आदमी थे, लेकिन उनका गांव में जो व्यवहार था ना वो बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, गांव में और लोग उनको प्यार से सरपंच बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो जबकि कभी सरपंच नहीं नहीं अच्छा। बहुत ऐसा उनका था, उनको लाड से बोलते थे लोग सरपंच। तो आगे परिवार भी, पापा और मेरे जो है ना सारे नर्म स्वभाव भी हैं। सारे के सारे सेंट्रल जॉब में अच्छी पोस्टों पे थे जी। तो उनके बाद पापा का जो प्रभाव है, उनके व्यवहार जो है वो भी दादाजी के सेम ऐसा ही फिर हम पे भी ऐसे कि पारिवारिक व्यवहार जो है ना जी चलता आ रहा है, जिसके चलते लोगों ने जो है ना ये मौका दिया कि परिवार पढ़ा लिखा परिवार है और हर तरीके से मजबूत है, परिवार भी बड़ा है। जी। वैसे भी जो है ना गांव में ठीक ठाक सा लोगों में हमारे प्रति विश्वास था। लोग हमें अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए जो है ना उन्होंने सेवा का मौका दिया। जी। गाँव की सरपंची करने का मौका दिया। जी। टिंकू जी, अभी मौजूदा समय ऐसा है कि 2020 अभी भी खत्म हुआ है, बड़ा खतरनाक समय गया है पूरे विश्व के लिए। हमारे तो गांव और देश की बात करें तो कुछ नहीं हुआ, जैसे बड़े बड़े देशों में लोगों की मृत्यु भी बहुत हुई थी। कोरोना के समय में हर व्यक्ति के ऊपर बुरा समय था, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कैसा व्यक्ति हो। हर गांव में, हर शहर में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं। आपके गांव में भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे। उन लोगों की आपकी ओर से किस तरह से मदद की गई थी कोरोना के समय? कोरोना के समय में जैसे गोस्वामी जी क्या हुआ, गांव में तो ऐसा माहौल ज़्यादा नहीं हो पाया खाने पीने की समस्या का। जो बाहर से प्रवासी जो मजदूर थे जी, उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो उनको भी हमने जो है ना ये एक तरह से आश्वस्त किया था कि अगर आपको कोई समस्या है तो बाकायदा मैं उन फैक्ट्रियों में गया, जाके मिल के आया, उनको फ़ोन नंबर दे के आया था। तो उस दिन तो लोगों ने जो है ना ढंग से अपना खाना बना दिया, लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना फैक्ट्री मालिकों ने भी थोड़ा सा खींच लिया था। तो कुछ मजदूर मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको
उसके जो जो फैक्ट्री का जो ओनर था, फ़ोन पे बात की थी कि भी अगर तेरे बस का अगर ये नहीं है करना तो तू मुझे सौंप दे जिम्मेदारी, मैं गाँव से जैसे मर्जी करूँ, लेकिन मेरे गाँव में कोई धोखा नहीं आना चाहिए जी। ये पूरे गांव का अपमान है, मेरा अपमान है। तो मैंने उनको बोला था, उसके बाद से फिर उन्होंने कोई शिकायत का मौका दिया नहीं। और जो कुछ जो परिवार थे ऐसे जिनको जरूरत थी, कुछ आयुर्वेद से भी हमारे को सहयोग मिला है। अच्छा। उन्होंने भी, हाँ, आयुर्वेद कंपनी चिटाना जो है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके कोरोना के समय में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आई, आपने सभी लोगों की मदद की। जी। जी, ये तो रही बातें कोरोना की और आपके विषय में जो बातें थी। अब बात करते हैं गांव के विकास कार्य की, हम समीक्षा करना चाहेंगे। मैंने आपकी एक सबसे पहले देखी चौपाल जो आप अभी नव निर्माण करा रहे हैं, बड़ी सुंदर है देखने में। मैं उसके फोटो भी लेंगे हम और उसके आपके इस इंटरव्यू में भी दिखाएंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख पाएँ उसे। तो ये जो प्रेरणा जो मिली है आपको इस तरह का काम करने की, वो कैसे मिली? क्या आपका गांव पहले इतना साफ सफाई के मामले में, विकास में पिछड़ा हुआ था? क्या कारण था जो आप ये सब कार्य कर पा रहे हैं? सर क्या था, देखो गांव में क्या होता है, गुटबाजी, राजनीति, ये सब। गांव का विकास इन सब से उठ के हो सकता है, बिल्कुल, अन्यथा नहीं। अगर इसी में मिलके रहेंगे तो काम कभी नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, मैंने गांव में राजनीति नहीं की, मैंने कोई पानावाद नहीं किया, मैंने कोई जातिवाद नहीं किया। जहाँ मुझे काम दिखा मैंने काम किया, जहाँ जरूरत थी। हाँ, सभी काम तो नहीं कर सकते हुए हैं, लेकिन जहाँ इसको फर्स्ट प्रायोरिटी करना चाहिए था, हमने वो काम पहले किए। रही बात चौपाल की, आप जो तारीफ कर रहे हैं, मैंने शहर में देखा है बहुत अच्छे जगह होती है, बिल्कुल, नीचे पत्थर लगा होता है, टाइलिंग, पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, बिल्कुल सभी चीज़ें होती हैं। हाँ। और गांव में ये चीज़ें हमारे पहले चौपालों में टॉयलेट थे लेकिन वो बंद पड़े थे किसी कारण से। तो मैंने एक मैंने 3 चौपालों का निर्माण कर चल अभी। अच्छा। एक वाल्मीकि चौपाल, एक इधर चमारों की चौपाल है और एक अपना जनरल चौपाल। 2 चौपालें कंप्लीट हैं, कर चुकी हैं, और एक चौपाल वही बाकी है। जैसे अभी ये आपकी जो चौपाल बन रही है, इसी तरह की बनाई है आपने वो 2 चौपालें? सारी, हाँ बिल्कुल सारी ऐसी ही बनेंगी। अगर मेरा कार्यकाल तक ये ऐसा ग्रांट मुझे मिली तो सबको मैं ऐसे ही बना के जाऊँगा। अच्छा। और रही बात इस चौपाल की जो आप कह रहे हैं, इस चौपाल पे जो कार्य चल रहा है, इस पे पंचायत की तो इसकी खास इनकम हमारे पास है नहीं, बिल्कुल बहुत कम इनकम है। 80,000 की जमीन की बोली होती है, आप पता कुछ नहीं, 80,000 बिल्कुल पूरा ग्रांटों पर आधारित है। जितना भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं गाँव में कार्य हो रहे हैं, मैंने एक चौपाल कम से कम ये सोचा था कि एक चौपाल तो कंप्लीट करके जाऊँ, ताकि आने वाले सरपंच को ये पता रहे कि चौपाल मैंने ये जो रह गई अधूरी, इसको पूरा कैसे करना है। समझो, एक उदाहरण पेश करके जाना चाहते हैं आप। नीचे ग्रेनाइट है, साइडों में वॉल टाइल है, और ऊपर फ्रंट स्टील के गेट लगवाए हैं, और अंडरग्राउंड फिटिंग कराई है, निकासी पानी की अंडरग्राउंड कराई है, और जो टॉयलेट की जो अंदर की फिटिंग है पूरी फर्स्ट क्लास तरीके से उसको मैं एक बना के जाऊँगा, ताकि आने वाले जो सरपंच को जो कार्य मेरे से अगर पूरा ना हो पाए तो उसको पता रहे कि कैसे पूरा करना है, और गांव वालों को भी ये रहेगा कि ऐसे ही बनाओगे। बिल्कुल, हाँ, आगे एक उदाहरण देकर जाना चाहते हैं। आपने अपने गांव के अंदर गलियां बनाई, आपने जिनके ऊपर कब्जे थे जमीनों के ऊपर, वो हटवाए हैं, आपने शमशान घाट बनवाया है, ट्रेन आपकी बनने को तैयार है। गाँव में ऐसा क्या कार्य है आप सोचते हैं वो रह जाएगा आपके जाने के बाद? अभी एक तो अभी मैंने एक स्कूल में गांव में बड़ी समस्या थी जी, और मैं बड़ा इस काम को बड़ा खुश भी हुआ, अपने मेरे मन का काम था ये। गांव में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी समस्या थी स्कूल में जी। स्कूल का जो बिजली का जो पावर का आने का जो समय है वो हमारा होता है करीब 12-1 बजे से लेकर 2 बजे तक। अच्छा, सिर्फ 2 घंटे? जी, दिन में आती है, और उस टाइम तक बच्चे जो है ना स्कूल से आ जाते हैं। बिल्कुल। और गर्मियों में तो ये टाइम टेबल जो है ना 1 से 3 रहता है। बच्चे गर्मी में बुरा हाल होता है, गर्मी में बच्चों का ना, अब तो सारा ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे काम होता है, ना ही कंप्यूटर पे काम होता था स्कूल में। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी काफ़ी दिन पहले, लेकिन बजट की वजह से नहीं कर पा रहा था कि हमें ना समस्या है, लाइट की समस्या है। तो मैंने उनसे वादा किया था, और वो जस्ट अभी मैंने पूरा किया उनका। वो करीब 5 लाख के आसपास का मैंने गाँव में जो है ना
सोलर सिस्टम होगा। अच्छा जी। कितने वाट का? वो करीब करीब 5.5 किलोवाट का है। अच्छा 5.5 किलोवाट का है। बहुत बढ़िया जी। तो उस पे अभी परसों ही काम कंप्लीट हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गई है। अच्छा अब हाँ, गर्मियों में बच्चों को स्कूल बिल्कुल में 5.5 किलोवाट का एक बड़ा हाँ, प्लांट है, बहुत हाँ, अच्छा काम किया है ये तो हाँ, आपने। बिल्कुल तो बच्चों को घर भी नहीं लगेगी और इंस्ट्रूमेंट जो है ना, जो भी इनकी वो चलते रहेंगे स्कूल जी में, जो कंप्यूटर वगैरह वो भी चलता रहेगा। जी। सर आपके काफ़ी सराहनीय कार्य हैं, जी। अगर हम बात करता रहूँ तो पूरा दिन भी जी, निकल जाएगा, जी। लेकिन समय इतना नहीं जी, है। जी। तो बातों को स्थगित करते हुए जी, आप जी। कुछ सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट जी, उनको कर लेते हैं। जी। जल्दी चुनाव आने वाले हैं, जी, जी। अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है जी। कि एससी में रहेगी, ओबीसी में रहेगी या जनरल में रहेगी। जी। यदि जनरल में या आती है आपके यहाँ पर सीट, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी मेरा कोई विचार नहीं है। अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटी तैयारी कर रही है इसकी। अच्छा मैं बच्चों पे थोड़ा ध्यान दूंगा अभी आने वाले 5 साल में। हम्म, और देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, गांव वाले होते हैं बिल्कुल ये समझने को, तो कहते हैं गांव राम होता है। बिल्कुल अगर रिजर्व में आया और गांव वालों ने हम्म, कहा तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि अगर उनके उनके जो पहले बाकी हैं वो, नहीं तो जनरल में मेरा कोई विचार नहीं है। अच्छा जी जी। आखिरी में एक सवाल और, मान लीजिए आपके गांव का या आपके क्षेत्र का कोई गरीब परिवार है, जी। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं। जी। यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो मेन व्यक्ति है कमाने वाला, जी। ऐसे बुरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार के जी, ऊपर टूट बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है उस परिवार के साथ और वो आपके साथ पास मदद के लिए आते हैं, तो आप किस प्रकार से उस परिवार की मदद करेंगे? अभी पीछे एक हादसा हुआ था। एक हमारे यहाँ बहुत ही गरीब आदमी हरी तरह, बस उसका नाम बोलते हैं हमारे यहाँ। बहुत गरीब आदमी, उसकी मकान की छत गिरी थी। अच्छा हाँ, और उसका सारा सामान वामान, बेटी शादी का सामान रखा होता है, वो भी टूट गया था। ओहो, तो वो मेरे पास आया, मैं बाहर था, मुझे पता लगा ऐसी बात होगी। मैं बाहर होने के बाद ही मैंने तुरंत तहसीलदार को फ़ोन किया और तो तहसीलदार ने तुरंत पटवारी को भेज के उन्होंने मौका मुआयना किया, तो वो देखा क्या क्या नुकसान है। उस पूरे उनके जितना नुकसान था सबका आंकलन करके दे गए हैं और वो प्रोसेस में अच्छा जल्द होने। जी जी, बहुत अच्छे। जी। ये जो आपका जो मृदुल स्वभाव है वो बहुत प्रभावी स्वभाव है। अगर कोई आपके पास व्यक्ति आएगा तो आपसे हमें 100% प्रभावित होकर ही जाएगा, और आप ऐसे ही बने रहें। सरपंच के पद आते और चले जाते हैं, जी, जी। उनका कोई मोल नहीं होता, लेकिन आदमी के स्वभाव का बड़ा मोल होता है। जी। तो हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने लोगों के लिए इसी तरह से बने रहें और हमेशा मदद करते रहें। हमारे माध्यम से कोई संदेश अपने गाँव वालों के लिए देना चाहें? गोस्वामी जी, मैं एक संदेश जरूर गाँव वालों को एक बात बोलना चाहूँगा। देखो, ये आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने ये मुझे सेवा का मौका दिया था, ये 5 साल मुझे मिले और मैं समझता हूँ 5 साल बहुत कम होते हैं सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ा एहसान है गांव वालों का, और मैं सभी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे से बन पड़ा मैंने गांव की सेवा की। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी होने थे लेकिन समय का पूरा नहीं हो पाएंगे, तो मैं आगे आने वाले सरपंचों को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि राजनीति से कार्य नहीं होता। बिल्कुल गाँव में अगर कार्य करना है तो आप लोगों को जाति से उठना पड़ेगा, बिल्कुल एक पानेवाद से उठना पड़ेगा, गुटबाजी से उठ के काम करना पड़ेगा, तो गांव में कार्य हो सकते हैं, अन्यथा आदमी यूनी में उलझ कर जाता है। बिल्कुल और मैंने कोशिश की है कि मैंने गांव में राजनीति नहीं होने दी, गांव में गुटबाजी नहीं होने दी। आज तक 5 सालों में पंचायत पे कोई केस नहीं। अच्छा हाँ, किसी भी तरह का मुझे किसी केस का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, एक दो जो पुराने केस थे उनको मैं भी हैंडल कर रहा हूँ, कुछ मैंने पारित कर दिए हैं। तो बस यही संदेश मेरा गाँव वालों को यही है कि अच्छे को चुनो और ये मत देखना ये मेरा परिवार का है और निकम्मा हो। बिल्कुल सही बात है। तो एक अच्छे इंसान को चुनो, एक अच्छी प्रतिभा को आप वोट देके गाँव को, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा होता है, गांव का विकास करना कोई छोटी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल परिवार चलाना अलग बात है, लेकिन गांव को चलाना एक बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। तो एक नेक समझदार एक अच्छे इंसान को चुनकर इसका मौका दें इस गांव की सेवा का, ताकि वो आपकी सेवा कर सके, गांव की सेवा कर सके और जो अधूरे काम रह गए हैं उनको भी पूरा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल।
यही प्रार्थना है। टिंकू जी, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे सारे सवालों को बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जी। कुछ ऐसी बातें जो मैं हमेशा अपने दर्शकों को बोलता हूँ वो भी आपने बोल दिया। जी। तो आप मेरे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा टिंकू जी मेरे साथ बने हुए थे, काफ़ी मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम हमेशा जो संदेश आपको देते हैं वैसा संदेश टिंकू जी ने भी आपको दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको ये दोहराना चाहूँगा। हमेशा हर 5 वर्ष में आपके सामने चुनाव आते हैं। हम उस व्यक्ति को चुन लेते हैं, अपनी गलती माने या कुछ लालच के मद्देनज़र उस व्यक्ति को चुन लेते हैं जो कभी भी आपका और क्षेत्र का विकास नहीं कर पाता है। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनें जो व्यक्ति और उसका परिवार हमेशा से आपके साथ बना हुआ है और आपको लगता है कि ये विकास कर पाएगा, ऐसे व्यक्ति को चुनें। और हमेशा याद रखें कि हमारा समाज जब तक रहेगा तब तक हम रहेंगे। सिर्फ कास्ट और परिवार बड़ा नहीं होता, समाज बड़ा होता है। तो समाज को मद्देनज़र रखते हुए इन चुनावों में वोट दें, यही हमारी आपसे गुजारिश है, और अपना विवेक इस्तेमाल करें।